आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बारिश में भीगते ट्रैफिक पुलिसकर्मी की भी है। यूपी की मथुरा में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल ये पुलिसकर्मी बारिश के बावजूद भी सड़क पर अपनी ड्यूटी करता नजर आया। इसका वीडियो यूपी पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इसके बाद कई यूजर्स ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी अमरदीप सिरोही की काफी तारीफ की। असल में अमरदीप तेज बारिश में पूरी तरह से भीगने के बावजूद चौराहे से नहीं हटे ताकि वहाँ जाम न लगे और वाहन आसानी से चलते रहें। झारखंड में एक बार फिर से सीएम पद संभालने के बाद हेमंत सोरेन राज्य के बगलामुखी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन किए। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां मौजूद रही। इस मौके पर सीएम और उनकी पत्नी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। हेमंत सोरेन हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते के 5 बच्चों की मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये सभी बच्चे बारिश के फुहारों के बीच अपनी मां गामिनी की देखरेख में वहां खेलते दिखाई दिए। राजस्थान के टोंक में सहोदरा नदी में आई बाढ़ के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली पर फंसे 3 युवक किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे। इनमें 2 युवकों ने तैरकर अपनी जान बचाई तो तीसरे को गांव वालों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया। यूपी के हरदोई में एक पेट्रोल पंप पर खड़ी बस बिना ड्राइवर के दौड़ पड़ी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इसमें दिख रहा है कि ये बस अचानक चल पड़ी, जबकि उसे ड्राइवर नहीं चला रहा था। इसके बाद ये बस वहां पर बाइक में हवा भर रहे पेट्रोल पंप कर्मचारी को रौंदते नजर आए। बताया गया कि ये बस पेट्रोल पंप पर खराब हो गई थी। फिर ड्राइवर बस को वहीं खड़ा कर मैकेनिक लेने के लिए गया था। फिलहाल घायल पेट्रोल पंप कर्मी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिमाग खाने वाले अमीबा से होने वाली मौतों से जुड़ी है। केरल में एक 14 साल के बच्चे की अमीबा से होने वाले ब्रेन इन्फेक्शन के कारण मौत हो गई। केरल में इस साल इस तरह की तीसरी ये मौत है। डॉक्टरों की माने तो ब्रेन ईटिंग अमीबा के 97% मामलों में लोगों की जल्द ही मौत हो जाती है। ब्रेन इन्फेक्शन करने वाले इस अमीबा का नाम नेग्रेलिया फाउलेरी है और इसे बोलचाल में ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी कि दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग में जाकर ये अमीबा ब्रेन टिश्यूज को नष्ट कर देता है। ऐसे में दिमाग खाने वाले अमीबा से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिमाग खाने वाला अमीबा यानी नेग्लेरिया फाउलेरी की वजह से इन दिनों केरल में बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को केरल में एक 14 साल के लड़के की तालाब में नहाने से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की माने तो तालाब में नहाते वक्त बच्चे की नाक के जरिए ब्रेन ईटिंग यानी दिमाग को खाने वाला अमीबा शरीर में घुस गया, जिससे ब्रेन में गंभीर इन्फेक्शन हो गया। इसकी वजह से बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस अमीबा से बच्चों की मौत हो रही है, बल्कि दुनिया भर में दिमाग खाने वाले अमीबा के कारण लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस यानी कि ब्रेन ईटिंग अमीबा एक बहुत गंभीर रोग है जो अभी केरला में डिटेक्ट हो चुकी है। अभी तक राज्य में 3 डेथ्स रिकॉर्ड हो चुकी है और वो 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र आती है 11 से 15 के बीच में। और ये एक बहुत रेयर इन्फेक्शन है। अगर आप पूरी वर्ल्ड में देखें तो बहुत कम लोगों को ये इन्फेक्शन हुई है और साइंटिफिक स्टडीज भी बहुत कम है इस इन्फेक्शन के बारे में। ये ऐसा होता है कि अगर आप खराब पानी या स्टैंडिंग वाटर में नहाने गई और वो अमीबा जो पानी
पानी में है वो अगर आपकी नाक में बस गई तो ये इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये इन्फेक्शन हुई तो सिम्टम 1 से 9 दिन के बीच में शुरू होती है और सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स ये है कि नॉसिया, वोमिटिंग, फीवर और सर में बहुत दर्द होगा। और एक और सिम्टम है, आपकी नेक टर्न करने में भी थोड़ा मुश्किल होगा आपको। ये सब सिम्टम्स है इस इन्फेक्शन की। अब सवाल है कि केरल में दिमाग खाने वाली अमीबा की जानकारी इसी साल हुई या कुछ वर्ष पहले इसके बारे में पता चल गया था? तो इसका जवाब हाँ है। मई 2024 के बाद से केरल में संक्रमण का ये तीसरा मामला है। पहला मामला 21 मई को मलप्पुरम की 5 साल की लड़की की मौत का था। दूसरा 25 जून को कन्नूर की 13 साल की लड़की की मौत का था। केरल में सबसे पहला केस 2016 में आया था। इसके बाद 2019, 2020 और 2022 में एक केस मिला था। जुलाई 2023 में अलप्पुझा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की की मौत इसी इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। वहीं अमेरिका में हर साल करीब 3 लोग इस जानलेवा संक्रमण से संक्रमित होते हैं। तीन मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। केरल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों को इस बीमारी को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। ऐसे में सवाल है कि ये अमीबा लोगों को कैसे अपना शिकार बनाता है। नेग्लेरिया फाउलेरी नाम का ये अमीबा मिट्टी, ताजे पानी, नदियों, झील और झरनों में पाया जाता है। ये अमीबा नाक के जरिए दिमाग में इन्फेक्शन करता है। हालांकि दूषित पानी पीने से नेग्लेरिया फाउलेरी यानी अमीबा से संक्रमित नहीं हो सकते। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर ये अमीबा है क्या? अमीबा एक सेल है और ये दिखने में काफी छोटा होता है, इसलिए इसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। लिहाजा इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि ये अमीबा बेहद गर्म वातावरण और पानी में पनपता है। इसी कारण गर्मियों के मौसम में तालाब या वाटर पार्क में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ये अमीबा नाक के जरिए दिमाग में घुस जाता है और फिर धीरे धीरे शरीर में इन्फेक्शन होने लगता है और दिमाग के सेल्स को नष्ट कर देता है। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि दिमाग खाने वाले अमीबा से होने वाली बीमारी के लक्षण क्या हैं। तेज बुखार, सिरदर्द होना, मतली या उल्टी होना, गर्दन में अकड़न महसूस होना, उलझन होना, आंखों में रोशनी बर्दाश्त न कर पाना, चक्कर आना, मस्तिष्क का काम न करना और कोमा जैसे लक्षण शामिल हैं। ये नेग्लेरिया फाउलेरी नाम का जो पैरासाइट है ये ठहरे हुए साफ पानी में होता है, जैसे कि डेंगू ठहरे हुए साफ पानी में होता है। तो और दूसरे प्रकार का जो पैरासाइट होता है जिसकी वजह से GAE होता है, ग्रेनुलोमेटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस, वो अन्य प्रकार के पैरासाइट की वजह से होता है जिसका नाम है अकैंथामीबा और बालामोथिया। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? तो जो प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस है उसका जो क्लिनिकल फीचर है वो काफी हद तक एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जिसको दिमागी बुखार कहते हैं, उससे काफी मिलता जुलता है। तो उसमें बुखार आना, सरदर्द होना, उल्टी होना, तेज रोशनी से सेंसिटिविटी होना, ये सब उसमें शामिल है। पेशेंट बड़ी जल्दी उसमें डिटोरेशन आ जाता है, 1-2 दिन के अंदर ही पेशेंट की हालत बहुत सीरियस हो जाती है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि दिमाग खाने वाले अमीबा को कैसे पहचानें और इसका इलाज क्या है। यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक नेग्लेरिया फाउलेरी इन्फेक्शन का पता लैब टेस्ट से चलता है, लेकिन ये टेस्ट दुनिया भर में केवल कुछ लैब में ही उपलब्ध हैं। ये संक्रमण बहुत दुर्लभ है और इनका पता लगाना कठिन होता है। कई बार तो लोगों की मौत के बाद इस इन्फेक्शन का पता चलता है। नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा ब्रेन के ऊतकों को नष्ट कर सकता है और ब्रेन में सूजन पैदा कर सकता है। ये अमीबा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान में रहता है और 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकता है। ये संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, ऐसे में इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन्फेक्शन का सही वक्त पर पता चल जाए तो कुछ दवाओं के जरिए व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या अमीबा का संक्रमण फैल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नेग्लेरिया फाउलेरी यानी दिमाग खाने वाला अमीबा का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता। हालांकि ये कोई आम अमीबा नहीं है जिसके संक्रमण को एंटीबायोटिक दवाओं से खत्म किया जा सके। ये इतना घातक है कि समय रहते संक्रमण को नहीं रोका जाए तो 5 से 10 दिन में इंसान की मौत हो सकती है।
दुर्भाग्य से इस बीमारी में जो इलाज है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। इवन विद बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो करीब करीब 90% के आसपास है। इसलिए इस बीमारी से बचाव का जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है प्रिवेंशन। तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो पैरासाइट है, ये या तो नेग्लेरिया फाउलेरी या एक्यांथामीबा, ये ठहरे हुए साफ पानी में पाया जाता है। तो अक्सर गांव में देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तालाब में नहाते हैं, तो ऐसा करने से बचना चाहिए। स्विमिंग पूल की अगर हम बात करें, अगर हम शहरों की बात करें, तो स्विमिंग पूल का क्लोरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करना चाहिए कि एडिक्वेटली क्लोरिनेटेड है वो जो स्विमिंग पूल है। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि स्पेशली स्विमिंग में भी जब हम डाइव लगाते हैं, एक झटके से जब पानी के अंदर हम कूदते हैं, तो ये इन्फेक्शन होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि दिमाग खाने वाले अमीबा से कैसे बचाव करें। फिलहाल बचाव ही इसका बेहतर इलाज है। इस अमीबा से बचाव करना है तो तालाब, झील या किसी रुके हुए पानी में नहाने से परहेज करें। गर्म ताजे पानी में तैरते समय नाक पर क्लिप पहने। तैराकी के बाद हमेशा नहाएं। अगर संभव हो तो अपना सिर पानी में न डुबोएं। तैराकी स्थलों पर जाने से पहले स्थानीय सलाह की जांच करें। अगर आपको किसी तरह का कान में संक्रमण है तो वाटर पार्क, घर से बाहर नहाने से बचें। स्विमिंग पूल और वाटर थीम पार्क के पानी में क्लोरीन होने पर ही उसमें नहाएं। और नाक साफ करने के लिए डिस्टिल वाटर या उबले हुए पानी का उपयोग करें। वहीं गर्मी और बरसात के महीनों में इसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में दिमाग खाने वाले अमीबा से बचाव करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी पहचान करने में ही सारा वक्त निकल जाता है, जिससे खतरा बढ़ता जाता है। लिहाजा दिमाग खाने वाले अमीबा से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से नीतू झा के साथ कोच्चि से शिबिमोल केजी, गुड न्यूज टुडे। नीट पीजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 11 अगस्त को होगी परीक्षा। ये सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। टीम इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई मुलाकात का पूरा वीडियो जारी किया गया। ये मुलाकात गुरुवार को भारतीय खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने पर पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की इस उपलब्धि और प्रदर्शन पर उनकी जमकर तारीफ भी की। इस मौके पर वहां कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, कोच राहुल द्रविड़, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह समेत सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सभी से सवाल जवाब भी किए। साथ ही ऋषभ पंत की वापसी को भी सराहा। वहीं खिलाड़ियों ने भी इस हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस। नीट मामले में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। इस दौरान एजेंसी ने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है, क्योंकि कई राज्यों में परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। साथ ही एनटीए ने बताया कि परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है। ये होनहार छात्रों के साथ धोखा होगा। बिहार के नवादा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल वहां एक युवक को सांप ने डस लिया, लेकिन इसके बाद युवक ने बदला लेते हुए सांप को काट लिया। इससे सांप की मौत हो गई। बताया गया कि जंगल के इलाकों में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। ऐसे में जब संतोष लोहार नाम का ये युवक अपने बेस कैंप में सो रहा था तो ये घटना हुई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गोमुख ट्रैक के पास एसडीआरएफ ने कई कांवड़ यात्रियों को रेस्क्यू किया। दरअसल चीड़वासा में हिमखंड टूटने से नाला उफान पर आ गया। ऐसे में एक पुलिया बह गई, जिससे 2 कांवड़िए भी पानी में बह गए। इसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कई श्रद्धालुओं को बचा लिया। पंजाब के फरीदकोट में एक मजदूर और मोर की अनदेखी दोस्ती की खूब चर्चा है। बताया गया कि पिछले 2 महीने से ये मोर इसी मजदूर के साथ रह रहा है और इसी के साथ खेत में आता जाता है और इसी के साथ खाना भी खाता है। बताया जाता है कि ये मोर कहां से आया है किसी को नहीं पता और पूरे गांव में टहलता रहता है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हाथरस में 121 मौतों के बाद बाबा नारायण साकार हरि पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन सियासत ने चुप्पी साध रखी है। आज राहुल गांधी हाथरस गए और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, मुआवजे की भी बात की, लेकिन उन्होंने बाबा पर बोलने से कन्नी काट लिया। वहीं यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी बाबा पर मौन साध रखी है
और यूपी की सत्ता में बैठी भी बाबा के खिलाफ खुलकर बोलने से बच रही है। इतनी भीड़ को कौन रोक सके जब कितने लोग वहाँ गिरे हैं। अगर 10 पुलिस वाले होंगे या 20 से बता दूंगा, वो इतनी भीड़ को ना रोक पाएंगे भैया। अगर बैरिकेड लगे होते वहाँ इतना हादसा ना होता। सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए। आप उस बहस को और मत छेड़िए। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। वो निकल गए थे, हादसा तो बाद में हुआ है ना। जिसके सत्संग में भगदड़ हुई, 121 लोगों की मौत हो गई, ना जाने कितने परिवार उजड़ गए, उसे दोष देना तो दूर, नाम तक लेने को कोई तैयार नहीं। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर सियासी गलियारों में शोर नहीं है। सियासत खूब हो रही है, पर साइड से रास्ता निकालकर इस हादसे पर जो चेहरे सबसे मुखर होकर आम आदमी की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बाबा के नाम पर बचकर निकलते दिखे। भैया, आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या दो। है? जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। मतलब हादसे की बात तो करेंगे, पर बाबा पर सवाल तक नहीं सुनेंगे, जवाब की बात तो दूर। हालांकि नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी आज मृतक के परिवार से मिले, पीड़ितों का ज्यादा से ज्यादा और तुरंत मुआवजा देने की मांग की। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी जी। हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए। हाँ। तो कॉम्पेंसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन करें। इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से वो निरंतर भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। मात्र कल ही हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर किस प्रकार से झूठ बोला था, वो बात साफ हुई। आज हाथरस की इस हृदय विदारक घटना पे, इस हादसे पर, इस दुर्घटना पर जो राजनीति उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं, वो दुखद राजनीति है। देखिए, दुर्घटनाओं को संवेदनशीलता से देखना चाहिए, उनके प्रति एक गंभीरता से देखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, दुर्घटनाओं पे आपको समान भाव से रखते हुए संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। बाबा के नाम पर चुप्पी सबने साधी हुई है, सत्ता से लेकर विपक्ष तक। हादसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उम्मीद थी कि सूबे के सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश होगी, पर सड़क पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, बयानबाजी जरूर हुई, पर बाबा के नाम से तौबा ही रही। लेकिन बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले, जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है,
ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। असल में मसला दलित राजनीति का है। बाबा की दलितों के बीच अच्छी पैठ है, इसलिए सभी नेता बाबा का नाम लेने से बच रहे हैं। मायावती ने भी नारायण साकार हरि के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी के जिला हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में काफी संख्या में लोगों की हुई मौत व अनेकों के घायल होने तथा आगरा में भी बौद्ध भीम कथा के दौरान एक युवक की हुई हत्या अति दुखद है। सरकार इन घटनाओं की जांच कर उचित कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करे। उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, उनके सामने चुनौती दोहरी है। हादसे पर एक्शन भी लेना है और बाबा के भक्तों को नाराज करने से भी बचना है। इसलिए जांच की तो बात हो रही है, पर नपे तुले शब्दों में। जब एक अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते होंगे। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। पूरा खेल विश्वास और अंधविश्वास के बीच का है। भक्तों का बाबा में अंधविश्वास है और नेताओं का उन भक्तों में वोट का विश्वास। बस यही तालमेल बिठाने के चक्कर में सभी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में हैं। हादसा हुआ है, हादसे की निंदा भी करनी है, पर उसकी आंच बाबा के दामन को ना छू जाए, इसका भी ख्याल रखना है। ऐसे में आगे होने वाली जांच और कार्रवाइयों पर कितना विश्वास किया जाए, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 53 अंक फिसलकर 79,997 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 22 अंकों पर चढ़ा, ये 24,324 पर बंद हुआ। ऑटो, मेटल, ऑयल और गैस समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में उछाल आई। शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 200 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 73,310 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी की कीमत भी 350 रुपए चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली में 93,400 रुपए हो गई। बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी। इसका नाम फ्रीडम 125 है। इसकी कीमत 95,000 रुपए से शुरू है। बजाज ने अपनी इस खास मोटरसाइकिल को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी लॉन्चिंग पुणे में हुई। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस बाइक की खासियत ये है कि ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चलेगी। इसके लिए बाइक में 2-2 किलो के टैंक लगे हैं और दोनों के लिए अलग अलग स्विच बटन भी दिए गए हैं, जिससे बाइक चलाने वाला व्यक्ति जब चाहे पेट्रोल से सीएनजी या फिर सीएनजी से पेट्रोल मोड में स्विच कर सकता है। इन फीचर्स के अलावा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ रिवर्स एलईडी कंसोल भी दिया गया है। कंपनी के मुताबिक भारत में बनी दुनिया की ये पहली सीएनजी बाइक मिस्र, तंजानिया, कोलंबिया, पेरू, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी एक्सपोर्ट होगी। BMW ने अपनी 2 नई बाइक R1290 और R12 भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी। वहीं अगर कीमत की बात करें तो कंपनी ने R1290 की कीमत 20,90,000 रुपए रखी है, तो वहीं R12 को 19,90,000 रुपए में लॉन्च किया है। दोनों मोटरसाइकिलों में बेहतर सुरक्षा के लिए DTC यानी डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, जो गाड़ी को फिसलने से रोकता है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हैप्पी सिंगल ट्रेंड की। आमतौर पर हमारे समाज में अकेलेपन को उदासी और कमतर जिंदगी से जोड़कर देखा जाता है। जिसकी शादी नहीं हो रही उसे अधूरा मानने का चलन रहा है, लेकिन नई पीढ़ी के युवाओं में हैप्पी सिंगल ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसमें लोग सिंगल रहने में ही अपनी खुशियां ढूंढते हैं। इस बात की तस्दीक एक नई रिसर्च ने की है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स की नई रिसर्च बताती है कि 10 साल पहले की पीढ़ी के मुकाबले नई पीढ़ी के युवाओं का रोमांटिक रिश्तों के प्रति क्रेज तेजी से कम हुआ है। रिसर्च में कहा गया है कि जनरेशन
जी यानी कि जेन जी साल 1997 से 2010 के बीच पैदा हुए बच्चे और जेन अल्फा यानी कि 2010 के बाद पैदा हुए बच्चे रोमांटिक रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक जेन जी और जेन अल्फा मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी पसंद से सिंगलहुड यानी कि अकेलेपन में ही अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। यही नहीं, नई पीढ़ी के युवाओं पर किसी रोमांटिक रिश्ते में आने को लेकर सामाजिक दबाव भी कम हुआ है और यही वजह है कि अकेले में रहना इन युवाओं के बीच नॉर्मल माना जाता है और सिंगल रहने वाले युवा किसी कपल यानी कि जोड़े को देखकर अपने मन में हीन भावना नहीं लाते। नई पीढ़ी में रोमांटिक रिश्तों को लेकर बदलती सोच को परखने के लिए ब्रिटेन की एसेक्स यूनिवर्सिटी ने 2936 युवाओं पर रिसर्च की और इन युवाओं को 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक कैटेगरी में वे युवा थे जो कि 1980 और 90 के दशक में पैदा हुए थे और दूसरी तरफ 1997 के बाद पैदा होने वाले जनरेशन अल्फा और जनरेशन जी यानी कि जेड के बच्चे थे। एसेक्स यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च पहले चरण में साल 2008 से 2011 और दूसरे चरण में साल 2018 से 2021 तक चली। इस दौरान दोनों पीढ़ियों के रिश्तों को बारीकी से पड़ताल की गई। रिसर्च के नतीजों में पाया गया कि साल 2008 से 2011 और साल 2018 से 2021 के बीच 10 साल के फासले में ही युवाओं के बीच रोमांटिक रिश्तों का क्रेज काफी तेजी से कम हो गया है। नई पीढ़ी के प्यार मोहब्बत से दूर होने के कई कारण गिनाए गए, लेकिन रिसर्च में शामिल मनोवैज्ञानिकों ने डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को इसकी बड़ी वजह बताया है। दरअसल नई पीढ़ी के युवा इंटरपर्सनल रोमांटिक रिलेशनशिप यानी कि 2 लोगों के बीच रोमांटिक रिश्ता बनाने की जगह पैरासोशल रिलेशनशिप को तरजीह दे रहे हैं, जिसमें उनकी इमोशनल जरूरतें ऑनलाइन दुनिया पूरी कर देती है। तो कुल मिलाकर डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी नई पीढ़ी के लिए रिश्तों के मायने बदल रहे हैं। इस टॉपिक पर हमने रिलेशनशिप एक्सपर्ट और कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जानी। एक ब्रिटिश स्टडी के अकॉर्डिंग जेन जी के लोग न सिर्फ शादी से दूर हैं बल्कि रोमांस से भी दूर भागे चले जा रहे हैं। ये लोग अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये जनरेशन ऐसी है जो सेल्फ केयर और अपने प्रोफेशनल हेल्थ पर ज्यादा फोकस करना पसंद करती है, बड़े मटेरियलिस्टिक से हो गए हैं। ये लोग इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बचना चाहते हैं और लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना चाहते हैं। इनका बिलीफ सिस्टम है कि हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट उनके पर्सनल अचीवमेंट और सेल्फ ग्रोथ में ही है, रिलेशनशिप बिल्डिंग में नहीं। हमें इस जनरेशन की चॉइसेस को कहीं तक रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और उन्हें जज नहीं करना चाहिए, पर हमें उन्हें ये भी समझाना जरूरी है कि हमारी अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं और अगर हम इसमें इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि हम उन्हें समझाएं और उनके पर्सपेक्टिव्स को भी समझें, पर कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी तो हम रेकमेंड करते हैं कि वो काउंसलिंग और थेरेपी से भी अपने आप के लिए एक क्लैरिटी लेके आए। मेरे हिसाब से उतना सही नहीं है, बिकॉज जब तक आप भूलोगे मिलोगे नहीं तब तक आप लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप अपने आप को और एक्सप्लोर कर पाओगे कि आप किस फील्ड में अच्छे हो किस में नहीं। आप बोलना सीखोगे, लोगों को पहचानना सीखोगे और भी एडवेंचर्स करने को मिलेंगे। अकेले कोई भी चीज करने में इतना मजा नहीं आता जितने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में करने में मजा आती है। काफी हद तक तो सही है, बिकॉज आजकल किसी पर भरोसा करना उतना पहले ऐसा ईजी नहीं है। बिकॉज पहले के लोग क्वाइट थोड़े भोले टाइप होते थे, आजकल के लोग बहुत ज़्यादा चला गया है। मतलब जैसे टाइम चल रहा है, बिकॉज सबको अपने उससे मतलब है कि मैं कुछ अच्छा कर लूँ, मैं कुछ आगे बढ़ जाऊँ। पहले ऐसा इनोसेंस नहीं रह गया लोगों में। पहले से लोग साथ में बैठते थे, बात वगैरह करते थे, अब ऐसा इनोसेंस रह भी नहीं गया और रहना भी नहीं चाहिए। ऐसा टाइम चल रहा है तो बेसिकली उसी पर डिपेंड करता है। आजकल मतलब यही है कि मतलब सोशल मीडिया में सब लोग इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि किसी को किसी दूसरे की नीड है ही नहीं। सब अपने में ही वो रहते हैं, अपने में ही इन्वॉल्व रहते हैं, अपना ही पता करने की कोशिश करते हैं क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं है। तो सब अपने में इन्वॉल्व है बेसिकली। अब आज के जमाने में आप एक पार्टनर या फ्रेंड हो, या तो आपकी एक गर्लफ्रेंड हो, या तो आपका कोई भी एक ऐसा पर्सन हो जिससे आप अपनी दिल की बात शेयर कर सकें, है ना मैडम। जैसे कि कुछ बातें होती हैं जैसे कि हम अपनी फैमिली के साथ में नहीं शेयर कर पाते हैं, अपनी फ्रेंड से नहीं शेयर कर पाते हैं, तो या गर्लफ्रेंड है तो एक पार्टनर का होना जहाँ तक का बहुत ही जरूरी है। वो आपका एक फ्रेंड हो या तो फिर गर्लफ्रेंड हो या तो एक नॉर्मल पर्सन कोई भी हो जिससे आप
एक पर्सनल अपनी बात को शेयर कर सकें। आई थिंक आज के जो जेनजी हैं बेसिकली उनको फ़ोन से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। लाइक जैसे हमारा क्या था, बचपन में हमारे पास फ़ोन नहीं था, मुझे भी 9th या 10th में फ़ोन मिला होता था। हम लोग को बोला जाता था कि आप अगर हाई स्कूल में अच्छे स्कोर करेंगे तभी आपको फ़ोन मिलेगा। अभी क्या है, बच्चा 3 साल का हुआ नहीं, उसके पास में आईपैड है बड़ा सा। तो आई थिंक हाँ, नई जनरेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज वो अपनी फैमिली से ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाए हैं। काफ़ी हद तक सही है, आदमी गैजेट्स में बिजी रहता है कि अगर आप देखा जाए तो असाइनमेंट सब चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाती है, स्टडी मटेरियल आपका ऑनलाइन है। और जो ये हैप्पीली सिंगल वाला है वो ऐसा इन्फ्लुएंसिंग जो है, आज माहौल ऐसा है कि जितने तरह के अभी देखा जाए तो एक ट्रेंड है अल्फा मेल का, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, गिगा चैट करके चल रही हैं चीज़ें। तो वो भी इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वही सिखाते हैं कि खुद पे ध्यान दो, वर्कआउट करो और बुक्स पढ़ो, नॉलेज गेन करो, इन सब चीज़ें। तो आई थिंक कि हाँ, थोड़ा सा तो है अपने में हैप्पीली सिंगल वाला भी। सैमसंग का नया लैपटॉप लॉन्च। रिया टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने एक नई सेवा की शुरुआत की। इसके तहत लोग किसी दूसरे शहर के अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकेंगे। हालांकि ये खाना अगले दिन मिलेगा। इसमें कम से कम 5,000 रुपए का खाना ऑर्डर करना होगा। अमेरिकी कंपनी मोटोरोला जल्द अपने यूजर्स को एक तोहफा देगी। दरअसल वो 10 जुलाई को मोटो G85 5G लॉन्च करेगी। इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा होगा। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 25,000 रुपए हो सकती है। इसे आप मोटोरोला की वेबसाइट के अलावा फ्लिपकार्ट पर भी खरीद सकते हैं। सैमसंग ने अपना सबसे महंगा लैपटॉप लॉन्च किया। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 अल्ट्रा है। इसकी कीमत 2,34,000 से 2,82,000 रुपए तक रखी गई है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बह रही है। कभी वहां की सरहदों में गोलीबारी की आवाजें सुनाई पड़ती थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। वहां सरकार की कोशिशों से घाटी की फिजा में अलग खुशबू महसूस की जा रही है। दरअसल अब सरकार ने LOC को ही टूरिज्म हब बना दिया है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक जुट रहे हैं। LOC पर पर्यटकों की बहार छाई हुई है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लिहाजा सीमा से सटे इलाके भी अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के दौर पर तैयार हो रहे हैं। इसकी सबसे ताजा तस्वीर आपके सामने है। घाटी में अब गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं, अब हथियारों और आतंक का जोर नहीं, यहाँ पर्यटन और रोजगार है। ये नए कश्मीर की बदलती तस्वीर है, जिसकी झलक इन लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। इनकी खुशी, इनकी मुस्कुराहट की वजह है घाटी में सुख, चैन और अमन शांति। पिछले 5 सालों में यहाँ की सूरत और सीरत बदल गई है। ये है श्रीनगर से करीब 160 किलोमीटर दूर LOC पर मौजूद केरन सेक्टर, जो कि अब बॉर्डर टूरिज्म का हब बन गया है। इससे अच्छा ये हुआ है बॉर्डर रेजिडेंट्स के लिए कि जो बॉर्डर टूरिज्म है, LOC टूरिज्म है, वो अब बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो है लोग उत्सुक हैं। अगर आप देश की बात करें, दुनिया की बात करें, तो जो LOC का माहौल है, बॉर्डर देखने के लिए हर कोई जो है आना चाहता है। और आज अगर आप LOC की बात करें और खासकर जो केरन इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वहां पे हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। ये कश्मीर का एक ऐसा इलाका है जो ज्यादा लोग आके देखते नहीं है, बहुत खूबसूरत है और आप बिल्कुल सामने बॉर्डर के साथ ऐसे बैठ के पार्टी कर सकते हो, अपने देश में हो। बिल्कुल सर, जरूर आओ। यहाँ पर बंदूकों और बंकरों की जगह अब होटल और टेंट ने ले ली है। LOC पर छोटे होटल, होम स्टे और कैंपिंग क्षेत्र बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाने पहुँच रहे हैं। पिछले साल करीब 60,000 सैलानी यहाँ पहुँचे थे। इस साल अब तक करीब 25,000 लोग आ चुके हैं। एडवांस बुकिंग होने से यहाँ स्थानीय कारोबारियों की चांदी हो गई है। तो काफी लोग आ रहे हैं। 2021 में मैंने और तस्लीम भाई ने ये काम शुरू किया था, तो माशाल्लाह आज काफी लोग आ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने बॉर्डर टूरिज्म किया, और अभी जो हमारा काम चल रहा है माशाल्लाह ठीक ठाक चल रहा है। जाहिर है यहाँ की खूबसूरत वादियाँ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। नियंत्रण रेखा के पास सेल्फी पॉइंट भी बना है।
जहां सैलानी प्रकृति के अद्भुत नजारों के साथ साथ अपने यादगार लम्हों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। यहाँ पर पीओके को देखने का भी अनुभव मिलता है, जो कि किशन गंगा नदी के दूसरी तरफ केवल 100 मीटर की दूरी पर है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से गुजारिश करता हूं, जो मतलब हमारे देश के लोग हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग हैं, केरल आ रहे हैं और आए भी, इंशाल्लाह केरल में शांति है, वो फायर का माहौल नहीं है, कुछ नहीं है। कश्मीर घाटी में शांति कायम करने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से जहां घाटी में पर्यटन को पंख लगे हैं, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टीम इंडिया की जीत का जारी है जश्न। खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। महाराष्ट्र सरकार ने T20 वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों का सम्मान किया। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा और कुछ दूसरे खिलाड़ी महाराष्ट्र विधान भवन पहुंचे, जहां सीएम एकनाथ शिंदे ने उनका सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र सरकार विजेता टीम इंडिया को 11 करोड़ रुपए का इनाम देगी। हार्दिक पांड्या और ईशान किशन का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल विश्व विजेता बनने के बाद अब जब हार्दिक और ईशान की मुलाकात हुई तो ईशान ने पांड्या को बड़ी ही गर्मजोशी से गले लगा लिया। टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच शनिवार से T20 सीरीज का आगाज होगा। इसका पहला मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। इसमें भारतीय टीम की अगुवाई शुभमन गिल कर रहे हैं। विराट कोहली ने गुरुवार को मुंबई में जश्न को लेकर शानदार इंतजाम करने पर मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और विक्ट्री परेड को सफल बनाने में पुलिस जवानों के योगदान को भी अहम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस जाने वाले खिलाड़ियों से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से मजाक के अंदाज में कहा कि उन्होंने अभी तक अपनी मां के हाथ का चूरमा नहीं भेजा, जिस पर नीरज चोपड़ा ने इस बार उन्हें चूरमा जरूर खिलाने का वादा किया। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। भारत लौटने के बाद हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो अपने बेटे के साथ मस्ती करते नजर आए। इसमें दिख रहा है कि हार्दिक के बेटे के गले में मेडल भी है। हालांकि इन तस्वीरों में हार्दिक की पत्नी नताशा नजर नहीं आई। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का विंबलडन में शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने अब तीसरे दौर में एंट्री कर ली। घुटने की चोट के बावजूद जोकोविच ने ब्रिटेन के जैकब फर्नले को 6-3, 6-4, 5-7 और 7-5 से शिकस्त दी। टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज का हैदराबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल वहां एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फैन जुटे और उन्होंने वहां एक विजयी जुलूस निकाल दिया। वो सिराज की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। सिराज हैदराबाद के ही रहने वाले हैं।